नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज में। हम लोग जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग देखेंगे DSSB TGT सोशल साइंस के लिए जो क्वेश्चन की व्याख्या देख रहे थे, हम लोग उसी के आगे देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी। ये वाला शायद हो चुका था 24, तो कोई मतलब नहीं इसको दोहराने का। हम लोग उसके आगे देखते हैं 25 से। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ 25 से करना है हम लोगों को। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। बात करते हैं कि लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ना कि बहुत सारे भाग चंद्रमा के दिखाई पड़ते हैं। केवल चंद्रमा का हम लोग एक ही भाग देख पाते हैं। एक क्लाइमोग्राफ जो है डॉट डॉट को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है, जबकि डॉट डॉट को वाई अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक फ्लैट है, एक प्लॉट है। आर्द्र बल्ब तापमान या सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा होगा कि आर्द्र बल्ब तापमान, अब सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्र बल्ब तापमान, वर्षा, सापेक्षिक आर्द्रता। इसमें होगा सापेक्षिक आर्द्रता होगी और आर्द्र बल्ब तापमान होगा। बात करते हैं क्लाइमोग्राफ में सापेक्षिक आर्द्रता को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है, जबकि आर्द्र बल्ब तापमान को वाई अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। इस आरेख को पहली बार ग्रिफिथ टेलर द्वारा बनाया गया था। इस आरेख को देखकर किसी स्थान की जलवायु संबंधित समस्या दशाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली या खींची गई रेखा को क्या कहलाती है? उसे आइसोथर्म कहते हैं। मानचित्र पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली व खींची गई रेखाएं आइसोथर्म कहलाती हैं। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। मतलब जहाँ पे समान वायुदाब के स्थान जहाँ पे मिलें उसे समदाब रेखा कहते हैं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। ये ध्यान में रखिए। बात नहाने का काम कहाँ पे होता है? पानी से नहाया जाता है। तो जब समुद्र की गहराई से रिलेशन बनाए तो उसको आइसोबाथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरिंग जल संधि डॉट डॉट के बीच का प्रवेश द्वार है। तो बेरिंग जल संधि जो है आपके प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच का क्या है? प्रवेश द्वार है। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच का प्रवेश द्वार है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जल संधियाँ इस प्रकार हैं, जैसे तत्तर जल संधि एक है। तत्तर जल संधि कहाँ है? ये पूर्वी रूस को आप देखोगे और सखालिन द्वीप को विभाजित करती है तथा ओखोटस्क सागर एवं जापान सागर को जोड़ने का कार्य करती है। देखिए, एक कहीं ना कहीं जो जल संधियाँ होती हैं ये दो बड़े सागर या महासागर को जोड़ने के साथ साथ क्या करेंगी, और दो महाद्वीपों को क्या करेंगी? अलग भी करने का कार्य करती है। स्थल खंड को अलग करती हैं और जल खंड को, जो जल वाला भाग होता है, उसे जोड़ने का कार्य करते हैं। कोई सागर जुड़ा होगा, महासागर जुड़ा होगा, तो जापान सागर जुड़ा है और कौन? ओखोटस्क सागर को जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तत्तर जल संधि करती है। बात करते हैं सुंडा जल संधि का। सुंडा जल संधि जो है जावा एवं सुमात्रा को अलग करती है। देखिए, जावा और सुमात्रा क्या है? देश मान लीजिए, देश हैं, इनको अलग करने का, यहाँ पे स्थल होगा तो इनको अलग करने का कार्य कर रही कौन? सुंडा जल संधि कर रही है। तथा जावा सागर होगा एवं हिंद महासागर को क्या करेंगी? जोड़ने का कार्य करेंगी। जोहोर जल संधि एक है। जोहोर जल संधि कहाँ पे है? सिंगापुर एवं मलेशिया को अलग करती है तथा दक्षिण चीन सागर एवं मलक्का को जोड़ती है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ये रटे होने चाहिए। यहाँ से किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है, ये भी ध्यान में होना चाहिए। अदृश्य हाथ की अवधारणा द्वारा पेश की गई थी। एक बात करते हैं अदृश्य हाथ की अवधारणा। अल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, डेविड रिकार्डो ने, जेमी वेंथम ने, तो किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। बात करते हैं हम लोग अदृश्य हाथ। तो इसमें अदृश्य हाथ में हमारा कुछ ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाए, एडम स्मिथ में। तो आइए बात करते हैं अदृश्य हाथ था क्या? इनविंसिबल हैंड। इनविंसिबल हैंड की अवधारणा एडम स्मिथ द्वारा पेश की गई थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें कितना उत्पादन किया जाएगा तथा कितना किसका किया जाएगा तथा विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, यह बाजार में प्रचलित मांग एवं पूर्ति की रिक्तियों का मूल्य तंत्र द्वारा तय होता है, जिससे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा है। इसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन मुख्यतः लाभदेयता द्वारा होता है तथा इसे बाजार व्यवस्था भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किस गुण से अभिलक्षित होती है? तो जेट स्ट्रीम जो है आपकी
उसका संचलन पथ लहरदार होता है। ये ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, तो एक एवं बी दोनों द्वारा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में अत्यधिक तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। इनका संचलन पथ लहरदार होता है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश के ध्रुवों के बीच तथा 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में डॉट ने पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। किसने दिया था? रूस, यूएसए तथा रूस ने दिया था। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने दिया था। रूस तथा ब्रिटेन ने दिया था। यूएसए तथा जापान ने दिया था। तो किसने दिया था? ब्रिटेन एवं रूस ने आश्वासन दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जो 1939 से 1945 के मध्य हुआ। ये बहुत डायरेक्ट पूछ लेगा आपको इसका काल। उस समय सभी महान शक्तियों सहित दुनिया के अधिकांश देशों ने दो प्रतिस्पर्धी सैन्य गठबंधन मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के रूप में विभाजित थे। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण को व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तथा पोलैंड को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। 27 सितंबर 1940 को त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने ने जर्मनी और इटली के साथ गठबंधन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में नहीं पाया जाता है? माउंट पिनाटुबो, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट किलायू, माउंट विसुवियस। माउंट विसुवियस का जिक्र करते हैं, यही नहीं पाया जाता। माउंट पिनाटुबो, माउंट सेंट हेलेंस तथा माउंट किलायू ज्वालामुखी जो सर्कमस्टेंस के अंतर्गत आते हैं, इसे पैसिफिक बेल्ट में पाया जाता है। इसे पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। जबकि माउंट विसुवियस जो मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी यूरोपीय महाद्वीप के मध्यवर्गीय भागों में नवीनतम वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर फैली। आप देखोगे जब मैप में तो उनका जो विस्तार होगा पूर्व से पश्चिम की तरफ होगा। बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है या किस महासागर में है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो कौन सा महासागर है? तो आपका हिंद महासागर हो जाएगा। बात करते हैं लाल समुद्र हिंद महासागर का भाग है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र लाल सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। महासागरों की लवणता 35% प्रति हजार। प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35% प्रति हजार। अटलांटिक महासागर की 36% प्रति हजार। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% प्रति हजार है। फांसीवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा यह अपनी द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन द्वारा। कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही हिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं फांसीवादी व कट्टरवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। स्वस्थतम की उत्तरजीविता जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वस्थतम की उत्तरजीविता सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा यह चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद इस पद का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। स्वस्थतम की उत्तरजीविता एक पद है जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से हुई है तथा प्रजनन सफलता इसकी जैविक अवधारणा है। इसका अर्थ यह है कि जो रूप उत्तरोत्तर पीढ़ियों में स्वयं की सबसे अधिक प्रतियां छोड़ देगा वह जीवित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 1933 में वे जर्मनी के चांसलर बने लेकिन जल्द ही लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। दी गई पंक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की बात कर रही है? रेनहार्ड हेड्रिक की, हेनरिक हिमलर की, एडोल्फ हिटलर की, एडोल्फ इचमान की। एडोल्फ हिटलर का बात किया जा रहा है यहाँ पे। हम बात करते हैं एडोल्फ हिटलर जो है ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ तथा एक जर्मन राजनेता थे जिन्होंने 1933 से 1945 में अपनी मृत्यु तक जर्मनी पर शासन किया। उसका जो शासन काल चला था 1933 से 1945 तक चला। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी जो है रूढ़वादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और
संस्थानों को जो भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 का जिक्र किया जाता है। जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, जिसे बोलते हैं फायर डिक्री, के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों का अनिश्चित काल के लिए निलंबन कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट, जिसे बोलते हैं, पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की गई। बात करते हैं 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच कौन सी दाब पट्टी स्थित है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पट्टी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब बेल्ट, विषुवतीय निम्न वायुदाब, अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब बेल्ट। तो बताइए कौन सी पट्टी स्थित है। तो हम बात करते हैं, तो हमारी क्वेश्चन नंबर जैसी विषुवतीय निम्न वायुदाब पट्टी स्थिर है, तो उसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण जब हम लोग देखेंगे, अक्षांशों के बीच विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी स्थित होती है। इस कटिबंध में सामान्यतः धरातलीय क्षैतिज पवन चलती हैं, बल्कि इस कटिबंध की ओर आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। यही कारण है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इसी कारण से इस पेटी को डोल्ड्रम पेटी, जिसे बोलते हैं शांत, रीजन ऑफ द काल्म कहा जाता है, मतलब शांत कहा जाता है, डोल्ड्रम पेटी का क्षेत्र कहा जाता है। लोपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है। फैकोलिथ, लोपोलिथ, ये जितनी चीज़ें मिलती हैं सब आपको ज्वालामुखी उद्गार के समय मिलती हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है आकार क्या होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेड क्वेश्चन है, ऊपर से देखोगे तो निकल जाएगा। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है वहाँ पे इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, उनका आकार कुछ अलग अलग होता है। जैसे लोपोलिथ का अलग होगा, फैकोलिथ का अलग होगा। तो बात करते हैं सादी चट्टानों में जब लावा जमकर तस्तरी नुमा कटोरा का आकार ग्रहण कर लेता है तो उस आकृति को हम लोग लोपोलिथ कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ भूमि के, देखिए लोपोलिथ के बाद फैकोलिथ भी दे दिया है। भूमि के भीतर लावा का लहरदार जमाव होता है, जिसे लैकोलिथ या छत्रशिला लावा के गुंबदाकार जमाव होते हैं, जो परतों के बीच गर्म हवा के भर जाने से बन जाते हैं। बात करते हैं विचारकों के वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी, किसने की थी। तो समाजवादियों ने की थी। समाजवादी के बारे में इतना पढ़ना है नहीं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अशांतत्व पृथ्वी के क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। रेपेटी अशांतत्व ऊपरी और निचला मेंटन, मोहो अशांतत्व ऊपरी और निचली भूपर पट्टी, गुटेनबर्ग अशांतत्व बाहरी और आंतरिक क्रोड। तो कौन सा है, तो केवल एक है। बात करते हैं रेपेटीय संबद्धता ऊपरी मेंटर एवं निचली मेंटर को अलग करता है। कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट को अलग करता है। इसको देखते चलिएगा कौन कौन को अलग करता है। मोहो असंबद्धता निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल को अलग करता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल तथा बाह्य क्रोड को अलग करता है। लेहमन असंबद्धता बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड को अलग करता है। इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। आज 40 तक देखेंगे, कल 40 के बाद देखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या हैं। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध विकसित करना, एकल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना है। पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या क्या हैं, तो इसमें से दोनों हो जाएगा। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध भी विकसित करना है और एकल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी करना है। 24 अक्टूबर 1945 में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र और उसके कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों द्वारा निर्देशित हैं। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध विकसित करना, एक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना, राष्ट्रों लोगों के मध्य व्याप्त असमानता को समाप्त करना तथा जलवायु तथा पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना। तो मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसको आपके सामने लाया गया और उसकी व्याख्या भी की गई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।